अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। एकनाथ शिंदे पर हॉर्स ट्रेडिंग का खौफ तारी, सभी काउंसलर्स 5 स्टार होटल में शिफ्ट, कांग्रेस ने चलाए तंज के तीर। हम मुंबई को अडानी की जेब में नहीं जाने देंगे, संजय रावत का रिमार्क। कहा, हमारे अंदर के गद्दारों की वजह से आज ये नतीजा निकला है। महाराष्ट्र की तरक्की के लिए काम करेंगे, नताइज पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुस्तानी रेलवे जदीद होने के साथ साथ खुद कफील भी हो रहा है। मालदा में तरक्याती प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर नरेंद्र मोदी का खिताब। और ऐवान में आतिशी के रिमार्क्स वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, दिल्ली के स्पीकर विजेंदर का बयान। कहा, आतिशी को माफी मांगनी चाहिए। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान संजय रावत ने बीएमसी के नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कुछ गद्दारों की वजह से मुंबई का यह नतीजा निकला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, मुंबई को अडानी के जेब में हम नहीं जाने देंगे। बात ऐसे एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉरपोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे। या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है ये। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। किसी तरह से कोशिश की जाएगी आपकी पार्टी का मेयर बने, जोड़ तोड़? नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट हो? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। नहीं तो हम जरूर जीत जाते। और सर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो छवि बन के सामने आई है विकास पुरुष की, कहीं ना कहीं उसका फायदा होते हुए नजर आया है। अब उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का जो उनका जो ख्वाब है, उस दिशा में वो जा रहे हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात में उनकी जमात मजलिस ने 125 नशिस्तें हासिल की है। उन्होंने अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए इस बात का अज़्म जाहिर किया कि महाराष्ट्र की तरक्की के लिए वो काम करते रहेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर उल-ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का, और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का, और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना, और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मजाहरे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तानी रेलवे जदीद होने के साथ साथ खुद कफील भी बनता जा रहा है। रेल इंजन, रेल के डब्बे और हिंदुस्तान के मेट्रो कोच अब मुल्क की तकनीकी सलाहियत की शिनाख्त और पहचान बन रहे हैं। मोदी ने हफ्ते के रोज मगरबी बंगाल के मालदा में 3,250 करोड़ रुपये से जायद के रेल और सड़क बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदियों का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे न सिर्फ जदीद हो रहा है बल्कि खुद कफील भी बन रहा है। हिंदुस्तान के रेल इंजन, कोचेस और मेट्रो ट्रेनें अब मुल्क की टेक्नोलॉजी की अलामत बन चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर
दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अपोजिशन लीडर आतिशी के सिख गुरुओं की तौहीन करने वाले मुबैना रिमार्क्स के वीडियो की सदाकत से मुताल्लिक फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि क्लिप हकीकी और असली है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। मिस्टर गुप्ता ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अपोजिशन के मुतालबे पर ऐवान की रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजी गई थी और रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अब वाज़ेह है। ऐवान का ट्रांसक्रिप्ट, वीडियो, ऑडियो सब मिलते हैं। आतिशी को आकर मुझसे मिलना चाहिए, अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। 8 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के सदन में विपक्ष की मांग पर जिस सदन की वीडियो के ऊपर प्रश्न उठाए गए, विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब को, एफएसएल को भेजा गया था और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूं। ये उस दिन का वर्बेटिम है जो इसकी एफएसएल ने, और ये ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें हमने एफएसएल को उपलब्ध कराई थी और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है विद प्रोसीजर और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर और नियम और कानून से। और इसमें रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बड़ा स्पष्ट है। जो रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कहा गया है कि रिगार्डिंग द authenticity and genuineness of the video, it is to state that we have received the transcription marked exit 2B, यानी कि ये हमें ट्रांसक्रिप्शन मिला है, and listen to the same at the laboratory and to state that there is no indication of any form of alteration, tampering in the identified video shots on the basis of frame by frame analysis using video analyst system। यानी कि ये वर्बेटिम और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का। अब माननीय सदस्यों के समक्ष जब मैंने उस दिन सदन के पटल पर दोनों पक्षों को अपने कमरे में बुलाया था। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी हफ्ते के रोज मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे और आलूदा पानी पीने से बीमार होने वाले अफराद और मुतवफ़ियों के अफराद खानदान से मुलाकात करके उनकी दादरसी की। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हाल ही में उल्टी और इसहाल की शदीद वबा फैल गई थी, जिसे पानी की आलूदगी से जोड़ा जा रहा है। इस मामले में दर्जनों अफराद बीमार हुए और कई लोगों की मौत भी हो गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हफ्ते को सुबह 9:30 बजे खुसूसी प्रवास के जरिए दिल्ली से रवाना हुए और तकरीबन 11 बजे इंदौर हवाई अड्डे पहुंचे। इसके बाद वो बराह रास्त मुंबई अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जेर इलाज मरीजों से मुलाकात की।
दवाखाने में उन्होंने तशवीशनाक हालत में दाखिल मरीजों के लवाहिकीन से भी बातचीत की और उनका हाल दरियाफ्त किया। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटी दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए, और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। आपके द्वारा भी कुछ दिया गया, आपके द्वारा भी कुछ आर्थिक मदद की गई, आपके द्वारा भी आर्थिक मदद की गई। एक मिनट, अगर आप मिले, उन्होंने क्या कुछ बताया आपको? क्या आपके द्वारा भी आर्थिक मदद? नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है, ये सिंबल है। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है, जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और इनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। आर्थिक मदद आपके द्वारा दी गई। आपसे मिलने से रोक रहे थे? आपसे मिलने से रोका गया था पीड़ित परिवारों को? नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। सर, सरकार बोल रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। सरकार बोल रही है कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है। मेरा काम है, एक बार सवाल पूछ रहे, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी के इंतखाबी नतायज के बाद मुंबई की सियासत में जबरदस्त रस्साकशी शुरू हो चुकी है। इख्तिदार की इस लड़ाई के दरमियान महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा और सख्त फैसला किया है। शिंदे धड़ के शिवसेना ने अपने तमाम 9 मुंतखब काउंसलरों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में इकट्ठा होने का हुक्म दिया है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल आज तक ने शिंदे धड़ की शिवसेना के जराये के हवाले से एक खबर शाये की है। इसके मुताबिक पार्टी के तमाम 9 मुंतखब काउंसलरों को आज 3 बजे तक होटल पहुंचने की हिदायत दी गई है। उन्हें आइंदा 3 दिनों तक होटल में ही ठहराया जाएगा ताकि किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या तोड़-फोड़ या खरीद फरोख्त की कोशिश नाकाम की जा सके। उधर ईरान में फंसे हिंदुस्तानियों के वतन लौटने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तेहरान से नई दिल्ली लौटने वाले हिंदुस्तानियों ने कहा है कि ईरान में अभी हालात
खराब हैं और कब क्या होगा कोई नहीं जानता। उन्होंने दफ्तर खारजा से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हुकूमत ने हमारी बहुत मदद की है। वहाँ पे थी, क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS। कौन से कॉलेज में? शिराज मेडिकल। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि जो यूएस है उन्होंने धमकी दी थी कि हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया नहीं। बहुत सारे अभी प्रोटेस्ट नहीं वगैरह हो रहे थे वहाँ पर। हाँ, सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ। कश्मीर के बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। आप लोग कितना परेशान हुए जब परिवार से कांटेक्ट नहीं, वो तो ठीक बात है। परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे। लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे, और जो अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। किस लोकेशन पे प्रोटेस्ट हुए सर? आपने तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुंभ में हुए थे। हाँ जी। आप लोग की भारत सरकार ने कुछ मदद करी, एम्बेसी से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की? आने की बड़ी कोशिश की है भारत सरकार ने, बड़ी अच्छी कोशिश की है। स्टूडेंट्स को वापस बुलाया, हम जियारत के लिए गए थे, पिलग्रिम थे हम, तो बड़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। हमारा इंटरनेशनल कॉलिंग भी 3 दिन में रिज्यूम हुआ। फिर अभी इंटरनेट सुनने में आया है कि अब इंटरनेट तेहरान में 2 या 3 दिन में। We didn't find anything wrong over there. They are saying that any chaos is going there. Maybe there may be, but we didn't find anything else. Is it going normal there? Of course, as normal as anything. Any protest you have seen? We didn't see any protest. We saw the protest in favor of the government. Okay. Yes. In which city you have seen this? We were in Mashhad and we were in Qom. Okay. So this is a pilgrim site or? Of course, this is a pilgrim site. We went to Tehran also. Things were normal as anything. On which date you went there? We have been there for the last 8-9 days, 10 days around. When internet was shut? Internet is already down. That's down. Family was worried, of course. When you don't have access to net, your family gets worried about things. Maybe there is something very big going to happen. So, and things are getting normal according to you? Yes, of course. We found it like that. Embassy of India or any government officials, any officials? We didn't went there. We didn't contact them. We didn't feel to do so. This flight has been booked by you only or government supported? No, it was booked by us only. You think things are getting normal there? No. So pilgrimage site पर आप गए थे तो वहाँ सिचुएशन ठीक था? बिल्कुल ठीक। अभी कोई स्टूडेंट्स भी कहीं कश्मीर के बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, फंसे हुए हैं? वो आए हैं हमारे साथ भी काफी कम, उनकी छुट्टी हो गई है, हॉलीडेज। हाँ। Any protest you have seen there? ना हमने कोई नहीं देखी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के दरमियान मैदानी इलाकों में सर्दी और कोहर का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शदीद कोहर की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थम गई है, जिसकी वजह से परेशान मुसाफिर कई घंटे ताखिर से अपनी मंजिल पर पहुंच पा रहे हैं। इस दौरान दिल्ली हावड़ा रेल रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें एक बार फिर ताखिर से चल रही हैं। अगरचे दिन के वक्त सूरज निकलने के साथ सर्दी से कुछ राहत ज़रूर मिल रही है, लेकिन रात के वक्त दर्ज हरारत में नुमायां कमी आ रही है, जिससे मामूलात ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर के दूसरे हफ्ते से कोहर का सिलसिला जारी है। कोहर की वजह से रेल ट्रैफिक मुसलसिल मुतासिर है। हालांकि नए साल के दूसरे हफ्ते में ट्रेन ऑपरेशन में कुछ बेहतरी ज़रूर आई, मगर शदीद कोहर ने एक बार फिर ट्रेनों की रफ्तार को मध्यम और सुस्त कर दिया है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एकनाथ शिंदे पर हॉर्स ट्रेडिंग का खौफ तारी, सभी काउंसलर्स 5 स्टार होटल में शिफ्ट, कांग्रेस ने चलाए तंज के तीर। हम मुंबई को अडानी की जेब में नहीं जाने देंगे, संजय रावत का रिमार्क। कहा, हमारे अंदर के गद्दारों की वजह से आज ये नतीजा निकला है। महाराष्ट्र की तरक्की के लिए काम करेंगे, नताइज पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल।
कहा आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुस्तानी रेलवे जदीद होने के साथ साथ खुद कफील भी हो रहा है। मालदा में तरक्याती प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर नरेंद्र मोदी का खिताब। और ऐवान में आतिशी के रिमार्क्स वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। दिल्ली के स्पीकर विजेंदर का बयान, कहा आतिशी को माफी मांगनी चाहिए। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।